पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार और शरीर में तेज़ दर्द है, लेकिन पेन किलर लेकर मैं काम चला रहा हूँ। अगर आज मैं जंतर मंतर पर ना दिखूँ तो माफ़ कीजिएगा। मुझे ठीक होने के लिए कुछ घंटे आराम करने की ज़रूरत है। शाम तक मैं विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर वापस आ जाऊँगा। ये बयान तो आप देख ही रहे हैं, ट्विटर पर मैं दिखा ही रहा हूँ, तो बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि किस बड़े क्रांतिकारी का बयान है और कितनी इनके नहीं होने और होने से कितना देश को घाटा होगा, ये भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अभिजीत दीपके जो है ना, देश के दूसरे केजरीवाल साबित होंगे तय मत। कांग्रेस जनता पार्टी के ये पोस्टर बॉय आज के डेट में बन चुके हैं और पहले संडास के लिए भी 5 सितारा होटलों में जाते थे। अब आराम फरमाने जा रहा है ये बंदा। देखिए, एक बात तय मानिए, जैसे जैसे कथित आंदोलन अपना दम तोड़ता जाएगा, नाटक नौटंकी उतनी ही बड़ी होती जाएगी। अभी राहुल लेट रहे हैं, कोई और लेटेगा। अरे कोई पहली बार थोड़ी गायब हो रहे हो, धरना स्थल से तो रोज ही जाते हो 5 सितारा होटलों में, लेकिन इस बार बता रहे हो गायब होना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तो बहाने भी स्ट्रांग होने चाहिए ना। तो बीमार होना जरूरी था और इसीलिए बता रहे हो भाई मैं बीमार हो गया हूँ, आपका साथ देते देते धरना प्रदर्शन करते करते। तो स्ट्रांग बहाने होंगे तभी तो जिन लोगों को तुमने बुलाया है वो समझेंगे कि हमारे लिए लड़ते लड़ते अभिजीत भैया शहीद, माफ कीजिएगा, बीमार हो गए और इसीलिए आराम फरमा रहे हैं। देखिए, अब बख्तरबंद गाड़ियां दिख जाएं जंतर मंतर या आसपास के एरिया में, तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत कुछ अंदर हो रहा है, बस इंतजार कीजिए, क्योंकि देश के दिल पर जो जख्म लगा है ना, हर कोई महसूस कर रहा है। हर रात जो बवाल काटा जा रहा है जंतर मंतर पर, अगर उस बवाल को मोदी सरकार यूं ही बर्दाश्त करती रही तो मोदी सरकार की भी खैर नहीं है। देश के जवान जो रियल में स्टूडेंट है, जो वास्तव में स्टूडेंट्स हैं, सबका मनोबल डाउन हो रहा है। जवान पत्थर खा रहे हैं, तलवारें लोग उनके ऊपर चला रहे हैं। आज का हमारा वीडियो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि अभिजीत दीपके टाइप के लोगों में अलग जगाने का कितना मादा है। कैसे ये राहुल गांधी, केजरीवाल, लेफ्ट या अखिलेश यादव जैसे सत्ता से बाहर खदेड़े जा चुके नेताओं को बैठे बैठाए मुद्दे दे गया और कैसे ये नेता मिलकर देश को सुलझा रहे हैं। पहले जिक्र उन बातों का कर लेते हैं कि उपद्रवियों का क्या क्या इंतजाम किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की फिंगरप्रिंट ब्यूरो और एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इन दोनों की टीमें एक्टिव हो चुकी हैं, अपना काम करने लगी हैं। जो गाड़ियां उपद्रवियों ने तोड़ी, जो सरकारी संपत्ति को जलाया गया, वहां से फिंगरप्रिंट्स उठाए जा रहे हैं। सीसीटीवी और वायरल वीडियोस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके चेहरों की मैपिंग हो रही है। आपका पूरा इंटरनेट फुटप्रिंट खंगाला जा रहा है कि आप उससे कहां कहां डेटा भेजे, फोटो भेजे, वीडियो भेजे, ये सब कुछ पता चल जाएगा। और यकीन मानिए, अगर किसी भी बच्चे का नाम इस एफआईआर में आ गया तो उसकी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, ये भी तय है। न सरकारी नौकरी मिलेगी, न प्राइवेट जॉब मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्ड तो सब देखेंगे। फिर पेरेंट्स थाने में जाकर कितने भी हाथ पैर जोड़ लो, कुछ नहीं होगा। तो भूल जाइए सरकारी नौकरी। और जिस प्राइवेट नौकरी की मैं बात कर रहा था, तय मानिए आजकल प्राइवेट कंपनियां भी ज्वाइनिंग से पहले बैकग्राउंड चेक करती। कहीं जाकर जंतर मंतर पर बलवा तो नहीं फैला रहे थे, तलवार तो नहीं भांज रहे थे, ये सब चेक होगा। और क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते ही बाहर का रास्ता ये कंपनियां दिखा देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब तक केस चलेगा, अब देश से बाहर जाने के लिए पासपोर्ट तक नहीं बनवा पाएंगे।
इसलिए पेरेंट्स से तो मैं यही सजेशन दूंगा, यही सलाह दूंगा। हम लोग पेरेंट्स समझते हैं अपने बच्चों को कैसे तालीम, तो वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ठीक तरीके से तालीम नहीं दिए, वो आज दीजिए ताकि जंतर मंतर पर आपका बच्चा मत जाए। समझाइए कि उनका भविष्य किताबों और पढ़ाई में, इन राजनीतिक गिद्धों का हथियार बनने में नहीं। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी तक इसी गलतफहमी में जी रहे हैं ना कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ वो एक छात्र आंदोलन था, वहाँ मासूम स्टूडेंट्स आए थे और उन पर लाठियां चली, तो वीडियो तो आपके सामने है, हम देखिए, बहुत सारी वीडियो आपको दिखा भी रहे हैं। और अगर ऐसी गलतफहमी है तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपने घर से ही शुरुआत कर लीजिए और अपने घर में बैठे अपने बच्चों को जरा गौर से देखिए, उसका चेहरा गौर से देखिए। अब दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या आपका वो होनहार बच्चा, उस बच्चे पर जिस पर आप दिन रात आप उसको तालीम देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, जो दिन रात पढ़ाई करता है, वो जंतर मंतर पर जाकर पुलिस वालों पर तलवारबाजी या पत्थरबाजी कर सकता है? उस तरह से आरएएफ के जवान को या सीआरपीएफ के जवान को या दिल्ली पुलिस के जवान को मारने के लिए दौड़ा सकता है? वीडियोस तो आप सबने देखे ही होंगे जंतर मंतर। उन उपद्रवियों और गुंडों के चेहरे देखे आपने? उनमें से कोई एक भी आपको ऐसा लगा जो किसी आम मिडिल क्लास माँ बाप का मेडिकल की तैयारी करने वाला कोई बच्चा हो? नहीं ना। अगर ये सच में छात्रों का आंदोलन था तो जरा क्रोनोलॉजी समझिए। 6 जून को जब ये कथित आंदोलन शुरू हुआ तो इनका स्वयंभू नेता अभिजीत तिपके सुबह ही एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था, लेकिन जो आराम फरमाने की जो 5 सितारा होटलों में जो आदत पड़ गई है तो शायद जाके आराम फरमाने लगा हो। दोपहर 2 बजे तक वो जंतर मंतर से धरना स्थल से गायब था। मैं खुद वहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था। मैंने सीजेपी के लोगों से पूछा, भाई तुम्हारा नेता कहाँ है? तो जवाब मिला कि बस आ रहा है। चलिए इसे भी छोड़ देते हैं। जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस दिन ये पूरी पलटन कहाँ थी? उस दिन क्यों नहीं आए ये लोग सड़कों पर? आ गए होते जंतर मंतर पर, साथ दे दिए होते दीपके का। मैं बताता हूं कि इसके पीछे का असली खेल क्या था। जरा टाइमिंग देखिए। 20 जुलाई से ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू होना था और ठीक इसी दिन सीजेपी ने यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च का ऐलान कर दिया। मकसद नीट के छात्रों को न्याय दिलाना था ही नहीं, असली मकसद था पार्लियामेंट को किसी भी कीमत पर चलने नहीं देना है। अब आप सोच रहे होंगे इस संसद से इन्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत है मेरे भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में इनका दुख नीट का पेपर लीक होना नहीं है, इनकी रातों की नींद इस मॉनसून सत्र के एजेंडे ने उड़ा रखी है। इस बार संसद में जो बिल टेबल पर है ना, उन्हें देखकर बड़े बड़े विपक्षी नेताओं और इन फेक सिविल सोसाइटी वालों के होश फाख्ता हो गए हैं, पसीने छूट रहे हैं। सबसे पहला बिल है FCRA यानी विदेशी अनुदान नियमन संशोधन विधेयक 2026। ये वो कानून है जो विदेशी फंड के सहारे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले NGO की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। लोग छटपटा रहे हैं, कहां से चंदा आएगा? सरकार का साफ कहना है कि बाहर से जो चंदा आ रहा है उसका एक एक हिसाब चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए। बस इसी बात से इनकी दुकान हमेशा के लिए बंद होने वाली है। और सुनिए, बात सिर्फ यही नहीं रुकती, एक और बिल आ रहा है, विकसित भारत अधिष्ठान बिल। यह UGC जैसे पुरानी और जंग खा चुकी संस्थाओं को रिप्लेस करेगा। अभी बवाल हुआ था ना जिसके लेके, आरक्षण को लेके, तो हायर एजुकेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो जाएगी। मामला अब उस तरह से नहीं रह जाएगा।
अब आप तो जानते ही हैं कि यूजीसी के मुद्दे पर इस वक्त क्या राजनीति चल रही है, जिसका हमने जिक्र भी किया। एक तरफ सवर्ण समाज लामबंद है और दूसरी तरफ कॉकरोचों के अम्बेडकरवाद ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। तो मोदी सरकार को न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। और इन सबके ऊपर इनकम टैक्स, न्यायपालिका और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान को रोकने वाले कड़े कानून लाइन में लगे हैं। ये सब भी संसद में सब बिल आने वाले हैं। अब आप खुद इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब भी देश में ऐसे बड़े बदलाव वाले कानून आते हैं या फिर इसकी उम्मीद होती है कि हाँ आ सकता है, तो होता क्या है, तुरंत वो टुकड़े टुकड़े गैंग शाहीन बाग वाले चेहरे एक्टिव हो जाते हैं। इनका एक ही टूल किट है, सड़कों पर उतरो, आग लगाओ और देश में ऐसा माहौल बना दो कि आम जनता को लगे कि भाई सच में देश में कुछ बुरा हो रहा है, सच में देश तबाह हो रहा है। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं वो राजनेता जो पिछले कई सालों से सत्ता कली तड़प रहे हैं। ममता को तो बीजेपी ने उखाड़ी पे था, 3 बार का शासन था उनका। उन्होंने अपने भाड़े के लोग भेज दिए ऐसे नेताओं ने कि जाओ दिल्ली को कश्मीर बना दो। आपने देखा ना वहां क्या हुआ, दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों पर जानलेवा हमले। अरे भाई, मेडिकल का एग्जाम देने वाला छात्र पुलिस पर पथराव करता है। ये पथराव तो कांग्रेस जमाने में कश्मीर में हुआ करते थे। जब मैं ट्रेन में नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों को देखता हूं तो वे बेहद शब्द और शांत होते हैं, ऐसे नहीं जो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं जंतर मंतर पर। ये पत्थरबाजी वो छात्र नहीं कर रहे थे, ये वही शाहीन बाग वाले अरुंधति रॉय, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत वाले चेहरे थे। अब जरा दिल्ली पुलिस के स्वयं की दाद दीजिए। अगर वो चाहते तो उसी वक्त उन उपद्रवियों को तोड़ कर रखते थे। सीआरपीएफ सपोर्ट में थी, आरएएफ सपोर्ट में थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ उन्हें संसद की तरफ बढ़ने से रोका। जरा सोचिए, अगर ये हिंसक भीड़ संसद के अंदर घुस जाए तो क्या होता। वहां तो देश के सारे नेता बैठे हैं, वहां नेशनल हेराल्ड वाले बैठे हैं, चारा घोटाले वाले बैठे हैं, शराब घोटाले वाले बैठे हैं। किसी को कुछ हो जाता तो ये शांत बैठने वाले थे। और इन कथित नेताओं की टाइमिंग देखिए, सुबह 6:30 बजे सोनम वांगचुक ट्विटर पर 3 मांगे रखते हैं, उसमें इस्तीफे का जिक्र तक नहीं था। लेकिन ठीक 12 बजे के बाद जब कैमरे सेट हो जाते हैं तब ये सौरभ दास और अभिजीत दीपके जैसे लोग जेपी नड्डा से मिलने का नाटक करते हैं और उसके तुरंत बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और वो टिकट ब्लैकिया आज इन छात्रों का मसीहा बन रहे हैं। अतिशी भी है, अतिशी के नाम में तो भूल ही जा रहा था। तो ये सब 6 तारीख को कहीं नहीं दिखाई दिए। जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया उस दिन में नहीं दिखाई दिए। आज कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है। अखिलेश यादव को अब इनकी याद आ गई है, डिंपल यादव को भी इनकी याद आने लगी है। अब इनको तानाशाही लग रहा है। अरे तानाशाही क्या होती है, एक बार गूगल तो कर लीजिए। तानाशाही वो थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और एक महिला पत्रकार ने उससे पूछा एक महिला बर्बरता को लेकर सवाल, तो मुख्यमंत्री ने हंसते हुए जवाब दिया था कि तुम्हारा तो नहीं हुआ था ना, ये बलात्कार को लेकर सवाल किया गया था। ये जवाब थे अखिलेश यादव। इसे कहते हैं तानाशाही। आज आप कनॉट प्लेस में खड़े होकर खुलेआम देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। आपने वीडियो देखा कैसे पीएम की मां को गालियां दी जा रही, कैसे पीएम को गालियां दी जा रही है, जबकि पीएम आवास वहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर पे है। अगर मोदी सच में तानाशाह होते तो क्या ये अरुंधति राय जो कश्मीर को अलग करने की बात करती है, ये राकेश टिकैत खुलेआम घूम पाते? और जरा मंच के ड्रामे देखिए। नीट की बात होनी चाहिए थी, लेकिन नारे लग रहे हैं मेरा लिंग मेरी मर्जी, और एक ही नाम रहेगा अल्लाह का। भाई इसका पेपर लीक से क्या लेना देना है? मन से कह रहे हैं सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। अरे केजरीवाल जी, पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, भगवंत मान से बोल दो यार, या फिर आप ही ऑर्डर दे दो
कि वहां बना दो सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री, किसी ने रोका है क्या? अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर उन जेनजी बच्चों और उनके माता पिता के होश उड़ जाएंगे, जो इस कथित आंदोलन को, कथित प्रदर्शन के बहकावे में आ गए हैं। ये नेता कह रहे थे ना, जेनजी निकलेगा, जेनजी निकलेगा। भाई एक चीज बताइए, राहुल गांधी के यहाँ कोई जेनजी नहीं है क्या? अरविंद केजरीवाल का जेनजी कहाँ गया? मनीष सिसोदिया का जेनजी कहाँ गया? इनके घरों में भी तो जेनजी बच्चे हैं, वो क्यों नहीं आए पत्थर खाने? क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस की लाठी और एफआईआर सिर्फ गरीब और आम आदमी के बच्चे के लिए होती है, और ये जो पुलिस वाले हैं ना, वो गवर्नर के और मंत्री के बच्चे नहीं हैं। अंत में एक बार उन विपक्षी दलों और राहुल गांधी के चमचों से भी कहना चाहता हूं, जो आज सुबह शाम मोदी इस्तीफा दो, मोदी इस्तीफा दो अजाब कर रहे हैं, जरा अपना दिमाग लगाइए, तुरंत ठंडा हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारी मांगे मान ली गई, तुम्हारी बातें मान ली गई और मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? या जेल के अंदर बाहर खेल रहे केजरीवाल जी बने? या अभिजीत दीपको को प्रधानमंत्री बना दो? नहीं ना, सरकार तो फिर एनडीए की ही आएगी, मेजोरिटी उसी के पास है। अब सोचिए कि मोदी जी के बाद अगर कुर्सी पर योगी जी आकर बैठ गए, तब क्या करोगे? और फिर मैं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? हुकूमत में हो, ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग, अपराधी। जब तुमसे मोदी ही नहीं झेले जा रहे हैं, तो योगी जी को कैसे झेलोगे? फिर तो तुम खुद अपने बाल नोचोगे और तुम्हारे विपक्षी साथी तुम्हें गालियां देंगे कि इसी बेवकूफ ने योगी को बुलाया था। विपक्ष का तो इतिहास रहा है, जब वाजपेयी जी थे तो कहते थे अडवाणी इनसे अच्छे हैं, और जब अडवाणी को गृह मंत्रालय, उप प्रधानमंत्री का पावर दिया गया, तो कहने लगे यार इनसे तो अच्छा मोदी जी थे, मोदी ही याद तो ज्यादा सही था। और जब मोदी जी आ गए तो अब तुमको योगी जी की याद आ रही होगी। तो भाई मेरी तो यही सलाह है कि ये काम करो, सिर्फ एक हफ्ते के लिए दिल्ली में योगी जी को झेल कर बुला दो, अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकल कर लो पहले, क्योंकि योगी जी तो योगी जी हैं। फिर खुद ही तय कर लेना कि मोदी चाहिए या योगी। दोस्तों, इस पूरे फ्रेम को समझिए और अपनी आंखें खोलिए रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे हर उस इंसान तक शेयर कीजिए जिसे लगता है कि देश में सच में क्रांति आ रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।